सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम फिर से यूपीपीएसएल में जो 9 नवंबर 2023 शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड में एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम साथ में एनालाइज करने वाले हैं। और देखिए, आज के इस सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन इसमें देखिए मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, बैटरी, वायरिंग, है ना, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें नहीं मिला हुआ है। हो सकता है कि इस शिफ्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया रहा हो, है ना। तो देखिए 9 नवंबर का ये पेपर है ना, इसमें टोटल 25 प्रश्न है। और देखिए, आपके यूपीपीएसएल एग्जाम के लिए हम स्पेशल ट्रांसफार्मर की क्लास ले रहे हैं और इसमें टॉप एमसीक्यूज प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, है ना। ये सॉल्यूशन नंबर सेकेंड है। 2 क्लास हमने लिया है ट्रांसफार्मर का। आप दोनों क्लास को देखिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, है ना। और ये हमारी जो एनालाइज है, देखिए ये 7 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट की है और इसमें 30+ प्रश्नों का एनालाइज है। आप जरूर देखिएगा, जिस भी दिन आपका एग्जाम है ना, उसके लिए काफी यूजफुल कंटेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना। आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, है ना। पीडीएफ के फॉर्म में आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था भाई कि 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 6। कितना? 10 की घात 6। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 6 जीरो आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ पर मेगा और मिली में आपको एक चीज समझना होगा कि देखिए जो मेगा होता है वो कैपिटल में होता है ना। ये किस में है? कैपिटल में। लेकिन जो मिली होती है मेरे भाई, जो क्या होती है, जो मिली होती है वो होती है आपकी स्मॉल में, है ना। स्मॉल एम है तो दोनों एम ही। तो आपको इस प्रकार से समझना है। सेकेंड है कि निम्नलिखित में से विद्युत एसेसरीज के स्विच, सॉकेट इत्यादि बनाने के लिए कौन सी पदार्थ काम में आती है ना। आपने देखा होगा कि जो स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं और फिर प्लग टॉप होती है, उसको जब आप खोल के देखते होंगे तो उसके अंदर एक पीले पीले कलर का टर्मिनल्स आपको दिखाई देती है ना। चाहे स्विच हो, सॉकेट हो, है ना, प्लग टॉप हो, सभी में। तो जो पीला कलर का मटेरियल है वो किसका बना होता है? पीतल का, जिसको हम कहते हैं ब्रास। तो इसका राइट आंसर क्या था? ब्रास इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसका आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आंसर क्या है और आपने क्या किया था, है ना। क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे जिनका एग्जाम हो चुका है या फिर होने वाला है, उनको आंसर मालूम होगा। कम्यूटेटर किस पदार्थ का बनाया जाता है? ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएसएल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगी? कॉपर। लेकिन इसका सही आंसर ये भी होगा कि हार्ड ड्रॉन कॉपर, है ना, हार्ड ड्रॉन कॉपर। अब हार्ड ड्रॉन कॉपर ना दे करके इस बार उन्होंने केवल और केवल क्या दे दिया? कॉपर। यही कम्यूटेटर होता है। देखना, कम्यूटेटर का काम क्या है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है ना। एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है जनरेटर के अंदर। और इसको हम हार्ड ड्रॉन कॉपर से क्यों बनाते हैं? बनाने के पीछे का क्या लॉजिक है? जैसा कि देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है? ये एक कम्यूटेटर है ना। ये क्या है? कम्यूटेटर है। यहाँ पर देखिए कोई पावर जनरेट हो रही है, मान लीजिए कि 500 किलोवाट, है ना, 500 किलोवाट। और इस कम्यूटेटर से हम क्या लेंगे? आउटपुट, है ना। हमें यहाँ से क्या लेना है? आउटपुट लेना है। तो हम चाहते हैं आउटपुट में हमें पूरा का पूरा 500 किलोवाट की पावर आउटपुट में मिल जाए। ऐसा तभी संभव है, जो कम्यूटेटर है ये ऐसे मटेरियल का बनाया जाए जो इस पावर को ड्रॉप ना कराए। इसीलिए हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनाई जाती है। और हार्ड ड्रॉन कॉपर एक ऐसा कॉपर है ना, कठोर कर्षित तांबा है, जो इस पावर को बिना ड्रॉप कराए ही आउटपुट आसानी से दे देती है। इसीलिए हम हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाते हैं, है ना। दोस्तों, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आप हैं कि बस
क्लास को देख लेते हैं, है ना, बस आप अपना मतलब निकालते हैं, है ना, आप क्लास को देख करके बस चले जाते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा जरूर, है ना, शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा ऊपर उठने का, और दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये एनालिसिस पहुंच जाएगी, है ना, वो भी देख लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। किसी का तो भला कर दो, है ना, लाइफ में किसी का भी तो हेल्प कर दो। तो अब शेयर वेयर ना कर दिया करो यार, ठीक है। फिर देखना क्वेश्चन था कि MI प्रकार का उपकरण किस सप्लाई पर कार्यरत होती है, यानी कि MI प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस किस सप्लाई पर किस किस राशि को ये मापन कर सकती है। तो देखिए, अगर AC का करंट है, AC का करंट है और AC का वोल्टेज है, DC का करंट है, DC का वोल्टेज है, इन दोनों को मेजरमेंट कर सकती है ना, MI प्रकार का। अगर यहाँ पर होती केवल PMMC तो ये केवल DC का करंट, है ना, और DC का वोल्टेज, इसी को ये क्या करती, मेजरमेंट करती, इसी को क्या करती है, मेजरमेंट करती। तो देखिएगा इसका जो PDF है ना, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से दूंगा इसका PDF, आप टेलीग्राम को ज्वाइन मेरे भाई जरूर कर लेना, है ना। देखिए अगला के निम्नलिखित विकल्पों में से स्टीम पावर जनरेटर का भाग नहीं है वाटर टरबाइन, है ना, क्या होगा आंसर, वाटर टरबाइन। अब देखिए स्टीम टरबाइन का भाग क्या क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया बॉयलर, इकोनोमाइजर, है ना, कोल हैंडलिंग प्लांट, चिमनियाँ, है ना, और देखिए चिमनियाँ तो इसमें भी होंगी, है ना, चिमनी कॉमन हो गई, और क्या हो गया आपका बॉयलर, इकोनोमाइजर और स्टीम जनरेटर, है ना, स्टीम टरबाइन। तो ये सब क्या होते हैं, स्टीम पावर जनरेटर का भाग नहीं है, स्टीम पावर प्लांट का भाग नहीं है, वाटर टरबाइन इसका भाग नहीं है ना, आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या है, वाटर टरबाइन। RCCB का पूरा नाम क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन 7वां है, अस्थायी चुंबक DC मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती क्या की होगी कि DC मोटर को देख करके ऑप्शन सही क्या उन्होंने लगाया होगा, ट्रेन के कर्षण, है ना, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है कि DC मोटर है जो ट्रेन के कर्षण के काम आती है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, नहीं आती। लेकिन एक बात और भी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अस्थायी चुंबक, यानी कि परमानेंट मैग्नेट टाइप का DC मोटर है, यानी कि छोटे साइज की DC मोटर जो खिलौनों में लगी होती है, और ट्रेन के कर्षण कार्य के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन में इंजन होती है और इंजन को एक छोटी सी DC मोटर नहीं खींच सकती, है ना। तो आंसर ट्रेन का कर्षण। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है, इकाई, सभी को पता है इसका 3 मान होता है ना, या तो ये शून्य होगी, या तो लीडिंग, लैगिंग, या यूनिटी होगी इकाई। तो इकाई सबसे अधिक मान मानी जाती है। पावर फैक्टर किस चिड़िया का नाम है, देखिए पावर फैक्टर क्या होता है कि पावर फैक्टर जो, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है ना, कोई कंपनी है, उसमें इंडक्टिव लोड सबसे ज़्यादा है, तो इंडक्टिव लोड के कारण ये शक्ति गुणांक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का डाउन होने का मतलब है कि पावर का लॉस होना। और कोई भी कंपनी हो, है ना, कोई भी प्लांट है, वो पावर को जनरेट करती है ताकि हम और आप यूज कर सकें, ना कि उसको लॉस करें। तो अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डाउन है तो फिर पेनाल्टी भी गवर्नमेंट लेती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछी गई है, अधिकतम मान कितना होता है, तो वो है इकाई। फिर है कौन सा पदार्थ भारी एनटीसी की श्रेणी में आती है ना, ये है आपका कार्बन। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी ना, वैसे वैसे कार्बन क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। इसीलिए कार्बन से हम ब्रुश बनाते हैं मोटरों, जनरेटरों में, क्योंकि जनरेटर जब घूमती है ना मेरे भाई, तो वो क्या होती है, उसमें फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण से ये कार्बन के जो ब्रश है घिसते हुए हैं गर्म हो जाते हैं। लेकिन इससे जब हम आउटपुट लेते हैं ना, तो उस तापमान की वजह से आउटपुट में ज़्यादा फर्क ना देखने को मिले, इसलिए हम कार्बन का क्या लगाते हैं, कार्बन का हम ब्रुश लगाते हैं ना, कार्बन ब्रुश लगाते हैं। तो आंसर क्या इसका सही रहा, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, कार्बन इसका राइट आंसर होगा। देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबमर्सिबल पंप मोटर में वाइंडिंग के लिए किस प्रकार की वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, PVC कवर्ड कॉपर वायर,
आपने देख रखा होगा कि जो भी हमारे किसान बंधु होते हैं, हम भी किसान के ही लड़के हैं, किसान के ही बेटे हैं ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मोटर खराब होती है या सबमर्सिबल पंप खराब हुई तो हम उसको निकाल करके हम दुकान में ले जाते हैं दोबारा उसको रिवाइंडिंग कराने के लिए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटर होती है ना उसमें पीवीसी का कवर नहीं लगी होती है, कॉपर वायर होती है ना, उसके ऊपर एक पतला सा एनिमल लगी होती है, लेयर लगी होती है। लेकिन सबमर्सिबल पंप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पंप पानी के अंदर रहती है और कॉपर वायर के ऊपर कवर किया जाता है, किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगर हम ये कवर नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा कि ये कॉपर वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है ना ये एक कंडक्टर के रूप में बिहेव करती है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर इसका सही आंसर होगा। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर एक प्रेरण मोटर की अधिकतम गति पर पोल की संख्या कितनी होगी, यानी कि P बराबर 120 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और मोटर की अधिकतम गति, मोटर की मैक्सिमम कितनी गति हो सकती है, 3000 आरपीएम, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है ना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 3000, ठीक है ना। 50 काटेगी 6 बार में 300 हो गया है ना, और बची है कितना 60, 6 दूना 12, कितना हो गया 2 पोल। आंसर क्या होगा 2 पोल, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान कितना होगा। देखिए आरएमएस मान जो होता है मेरे भाई, ये करंट की भी निकाली जा सकती है और वोल्टेज की भी, है ना, आरएमएस। तो आरएमएस अगर आप करंट की निकालेंगे तो IM बटा √2 होगा। IM को अगर हम मैक्सिमम करंट 1 मान लें और √2 1.414 सॉल्व करेंगे 0.707 आएगी, और यही क्या है आपकी करेक्ट आंसर होगी। यही आंसर भी है 0.707, और ये बहुत ही आसानी से हर कोई इसका आंसर किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन 13 है, ट्रांसफॉर्मर में आयरन हानि किस परीक्षण द्वारा किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। देखना ओपन सर्किट टेस्ट में ना, इसमें अगर आपसे पूछे कि सप्लाई किस तरफ से दी जाती है, तो मेरे भाई इसमें सप्लाई LV साइड से दी जाती है, लो वोल्टेज साइड से, और शॉर्ट किस तरफ से किया जाता है, तो इसमें शॉर्ट HV तरफ से की जाती है। किधर से, HV, यानी कि हाई वोल्टेज साइड से की जाती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से, यानी कि रेगुलेटर की मदद से हम सप्लाई देते हैं लो वोल्टेज की तरफ, है ना। और रेटेड सप्लाई वोल्टेज का 5 से 25%, कितना 5 से 25% रेटेड वोल्टेज का वोल्टेज देते हैं, यानी कि 165 वोल्ट पर हम इसको क्या करते हैं, इस टेस्ट को अंजाम देते हैं, है ना। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, ताकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि यही क्वेश्चन ना आकर के थोड़ा सा घुमा फिरा दे। निम्नलिखित, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शक्ति संयंत्र की प्रचालन लागत कम होती है। बहुत ही शानदार, है ना, यानी कि पावर सिस्टम से भी देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, पावर जनरेशन से हाइड्रो शक्ति संयंत्र। क्योंकि देखना मेरे भाई, जो हाइड्रो प्लांट होती है ना, स्टार्टिंग में कॉस्ट अधिक होती है, क्योंकि आपको डैम बनाना है ना, डैम बनाना पड़ेगा। डैम का खर्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। डैम बनाएंगे, जनरेटर लेंगे, है ना, और साथ में आपको पेन स्टॉक बनाना पड़ेगा, है ना, सर्ज टैंक बनाना पड़ेगा, और जनरेटर वेंडर का खर्चा आएगा, है ना, ये सारी खर्च है। तो और पास में एक छोटा सा आपको पावर प्लांट भी बनाना पड़ेगा, ताकि पावर जनरेट हो, तो वहाँ पर आप उसको मतलब कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होगी आपकी, टावर्स होंगे आपके, है ना, वहीं से ट्रांसमिट की जाएगी, सर्किट ब्रेकर्स होंगे, तो वो सबका खर्चा आता है। लेकिन जैसे ही एक बार हाइड्रो पावर प्लांट आपका स्थापित हो गया ना, तो फिर खर्चा नहीं आता, क्योंकि ये नदियों में स्थापित होती है, और इसमें फ्यूल का इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये जीरो होता है। फ्यूल का कोई खर्च नहीं आता, पानी फ्री में मिल जाती है, तो फिर वहीं से हम पावर जनरेट करते रहते हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है कम होती है ना। अगला है, स्टेयर केस वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच द्वारा सर्किट हो या लैंप हो, उसको कितने स्थान से कंट्रोल कर सकते हैं, तो 3 या इससे अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रणाली नहीं है। देखिए वायरिंग की कौन कौन सी प्रणाली है वो देखिए। पहला है ट्री प्रणाली, पहला क्या है, ट्री प्रणाली, फिर है आपका वितरण प्रणाली, फिर है आपका रिंग प्रणाली। कौन सी है, रिंग प्रणाली। तो ये तीनों, इन तीनों सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, वायरिंग का ये सिस्टम है, लेकिन ग्रिड ऐसा कोई वायरिंग का सिस्टम नहीं है ना। वहीं पर नेक्स्ट इनमें से ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग कौन कौन सी है वो देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, फिर है आपका प्लगिंग ब्रेकिंग, और इसके साथ में है आपका इंचिंग ब्रेकिंग, है ना। कौन सी है, इंचिंग ब्रेकिंग। तो इंचिंग के द्वारा मोटर को रोक सकते हैं, प्लगिंग के द्वारा रोक सकते हैं, है ना, रीजनरेटिव के द्वारा रोक सकते हैं। ये क्या है, ब्रेकिंग के सिस्टम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप इसको रोक नहीं सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप इसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। ये होता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से इन्वर्टर से संबंधित है परंतु बैटरी से संबंधित नहीं है। ये एक नई क्वेश्चन है, यूपीपीएसएल ने इस बार इस शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन पूछ दिया। चार्जिंग ट्रांसफार्मर आंसर होगा। डीसी जनरेटर में कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए और एमवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की भी यही रेटिंग होती है, केवीए और एमवीए में होती है ना। प्रदीप्ति दक्षता की एसआई यूनिट ल्यूमेन प्रति वाट, क्या होगा, ल्यूमेन प्रति वाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, अगर आपने थोड़ा सा भी तैयारी में, आपके तैयारी में दम रही होगी, आपने तैयारी दमदार तरीके से किया रहा होगा, तो बाकी क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो सॉल्व करा रहा ना, इसमें से आप 25 का 25 क्वेश्चन राइट किए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में अधिकतम कितने कॉन्टेक्ट बिंदु होते हैं। ये 6 कॉन्टेक्ट बिंदु होते हैं, याद रख लीजिएगा, इंटरव्यू में काम आएगी, है ना। डीसी जनरेटर का वो कौन सा भाग है जो पोल को सपोर्ट देता है और इंटरनल पार्ट को मैकेनिकल सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, उसको हम कहते हैं योक, इसको हम कहते हैं बॉडी, और इसी को हम कभी कभी फ्रेम भी कह लेते हैं, क्या, फ्रेम, है ना। तो ये हो गई। फिर स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सिनेमा घरों में, थिएटरों में। जो लाइट होती है ना, जो लाइट पर्दे पे पड़ती है, उस लाइट की रेंज को घटाता है ये, ठीक है ना, स्पॉटलाइट। ओवरहेड सिस्टम में द्वितीयक प्रकार के संचरण लाइन में किस प्रकार का वोल्टेज स्तर माना जाता है, उच्च वोल्टेज स्तर, हाई वोल्टेज स्तर मानी जाती है ना। तो देखना मेरे भाई, टोटल 25 ही क्वेश्चन थे, है ना। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन थे, है ना। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा शानदार था, बड़ा सिंपल था, बड़ा इजी था, है ना। हो सकता है टफ क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा ही ना हो ये भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं। टफ क्वेश्चन तो याद रहता है बहुत कम, लेकिन अगर याद रहे तो आप जरूर भेजिएगा, है ना। अब आपका अगला पेपर कब है और अगला पेपर जब है ना, अगला पेपर जब है तो आप उस दिन आपको एक काम करना है कि आपको 8717918422, है ना। ये क्या है, ये है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस शेयर करने, है ना। इसी व्हाट्सएप पर क्या करना है, क्वेश्चन आपको शेयर करना है, ताकि हम इसी प्रकार से पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक एनालाइज दे पाएं। और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपके रिवीजन के लिए काम आएगी। एक और विशेष जानकारी आपके लिए है कि जिस प्रकार से हम आपको ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं, उसी प्रकार से अब हम आपके लिए ऑफलाइन बैच भी लेकर आ चुके हैं। अगर आप उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, है ना, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल 8717918422 पर डायल कीजिएगा, आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। और हम किस प्रकार से आपको ऑफलाइन बैच में तैयारी करवाएंगे, किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, कैसा हमारा शेड्यूल रहेगा, सिलेबस का कैसा शेड्यूल रहेगा, कैसे हम चीज़ों को समझाएंगे, है ना, ये सारी बातें जो है ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए, अभी हमारा एनालाइज चल रहा था, ये जो ट्रांसफार्मर वाली यूनिट है इसको आप जरूर देखिएगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगले एनालाइज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।